is one of the most important lecture and newly included topic. तो अभी तक ये टॉपिक हमारे पीडीएफ में नहीं था, नए सिलेबस के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड हो गया। यूनिटी ट्रैक यूटीआई जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मिलता है, स्पेशली गर्ल्स में इंटीग्रेट करती है, वहाँ ज़्यादा बेस्ट हो जाता है क्योंकि यूरेथ्रा का साइज कंपेरेटिवली छोटा होता है और एसिडिटी इंफेक्शन होने की वजह से ऊपर तक करता है। ठीक है, कहाँ से लिया गया थोड़ा सा उसके अंदर बताया, नाइस गाइडलाइंस बताया हुआ है यहाँ पर। होता क्या, यूटीआई इज इन्वेजन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट फैमिली, okay, which may involve upper and lower tract depending upon the infection of kidney, bladder and urethra. Okay, तो कहाँ पर हो रहा है infection? Invasion किस वाला? urinary tract। इसके बाद pathogens और कहाँ पर kidney, bladder and urethra, तीन जगहों पर ये infection बताया जाए। Common cause of morbidity जो है वो abnormalities of urinary tract, तो contribute long term complication and including hypertension and chronic renal failure। ठीक है, ये सारी चीजें complication होती है। तो बहुत सारी बार क्या होता है, कुछ मतलब ये इन्फेक्शन ऐसा होता है कि कई बार लंबे सालों तक किस तरह तो ये इन्फेक्शन होने से एक ऐसी समस्या होती है कि ये लगभग बैठ जाता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर जो है कुछ उसके कमी आती है, तो वहाँ पर बहुत जल्दी ये पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं, मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया। फिर एक इसमें एक और एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द ड्रग, क्योंकि बहुत जल्दी आता है, ड्रग रेजिस्टेंस होने का बहुत चांस होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे होते हैं। प्रेवलेंस की बात करोगे तो यूटीआई होता है 1% बॉयज में और 1 to 3% इन गर्ल्स। फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में अगर कंपेयर करेंगे तो हम मेल्स को ज्यादा होगा फर्स्ट ईयर में, जैसे 2.8 to 5.4 is to 1, यानी मेल इज टू फीमेल रेशियो फर्स्ट ईयर में कंपैरेटिवली मेल्स में ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है 3% ऑफ गर्ल्स में ज्यादा हो जाता है, और जैसे 1 to 2 इयर्स में आता है यही रेशियो चेंज होकर 1:10 का हो जाता है, 10 फीमेल तो 1 क्योंकि ट्रैक की जो लंबाई है वो मेल्स में बढ़ती जाती है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या टाइप का यूटीआई हो सकता है, सिंपल यूटीआई हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो सकता है, एटिपिकल यूटीआई हो सकता है और रिकरेंट यूटीआई के अलग-अलग टाइप्स ऑफ यूटीआई है। सिंपल यूटीआई पहली बार कभी किसी को हुआ तो क्या होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, फिर डिस्यूरिया हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, अर्जेंसी हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के अंदर जहां पर टेंपरेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होगी, बार-बार परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी, रीनल एंगल टेंडरनेस, जो रीनल एंगल होता है वहां पर टेंडरनेस होगा, रेज्ड क्रिएटिनिन लेवल, ठीक है, मतलब किडनी इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर आता है। Atypical UTI associated with sepsis, failure to respond with antibiotics in 48 hours। मतलब ये अगर 48 घंटे तक दवा चलने के बाद भी फेलियर रिस्पॉन्स हो रहा है तो फिर और साथ में इम्पेयर्ड आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट और नॉन इकोलाई इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब इकोलाई इन्फेक्शन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे इकोलाई गुड बैक्टीरिया भी है और कहीं कहीं पर ये बहुत ही बैड बैक्टीरिया भी हो जाता है, जैसे आपका डायरिया के केस के अंदर, और दूसरा इकोलाई यूटीआई केस। फिर 2 और मोर एपिसोड्स ऑफ एफबीआई यूटीआई, 1 एपिसोड मैं बात वही कर रहा था, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूटीआई पढ़ा, कितने कितने प्रकार से यूटीआई हो सकता है। मतलब यूटीआई नॉट सिंपल यूटीआई, क्या आपने बोला यूटीआई तो मतलब उसके भी स्टेजेस होते हैं कि आपको यूटीआई है, बैक्टीरिया मिला है लेकिन उससे सिम्पटम्स मिल रहे हैं, रिकरेंट हो रहा है, पाइयूरिया हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप होते हैं। और वैसे ही समस्या है फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, और उसके अलावा स्पेशली वो फीमेल्स जो थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो वहां पर वो बिल्कुल बैठा हुआ सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ आपने पढ़ा कौन कौन सी चीजें इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। फीमेल के अंदर ज्यादातर ई कोलाई, एनर्जीएला, प्रोटीएस ये सब बहुत होते हैं, मेल के अंदर स्पेशली ई कोलाई और प्रोटीएस। ऐसा नहीं कि फीमेल्स में हो रहा है तो मेल्स में नहीं होगा, ठीक है। अदर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं, स्टेफिलोकोकस, सेल्सफिलोकोकस, एंटेरोकोकस, एडिनोवायरस, तो वायरल भी होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई और बैसिलिनस फंगल इंफेक्शन भी कैंडिडा के कारण भी यूटीआई हो सकता है। क्लासिफिकेशन 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ यूटीआई है, क्लिनिकल पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस और एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया, 3 प्रकार से हो गया। तो क्या क्या हो गया, एक जहां पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं और पाइलोनेफ्राइटिस के साथ में उनकी जो किडनीज है वो भी इन्वॉल्व है। दूसरा सिस्टाइटिस, ऐसी जगह जहां पर जो है यूरिनरी ब्लैडर का ही इन्फ्लेमेशन मिल रहा है, फिर जो है इसके साथ में आपको बर्निंग सेंसेशन इन सब के साथ है। तीसरा है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया, मतलब कि सिम्टम्स नहीं मिल रहे लेकिन बैक्टीरिया प्रेजेंट, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो सीवियरिटी बढ़ती जाती है, यहाँ पे आपको हुआ है, यहाँ पे आपको सिम्टम्स दिखने लगे और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस भी आए, तो ऊपर की तरफ जब बढ़ोगे तब आपके कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स बढ़ेंगे। फोकल पाइलोनेफ्राइटिस एंड रीनल एब्सेस आर लेस कॉमन, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस जो है मिलते नहीं है यूटीआई के अंदर। क्या क्या रीनल एब्सेस और ये सारी चीजों का कुछ कहीं कहीं पे मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता है। फिर आप देखोगे 2 प्रकार के इन्होंने डिवीजन और किए हैं कि अगर अपर रहेगा तो क्या हो सकता है और लोअर रहेगा तो क्या हो सकता है। तो अपर के अंदर कहाँ पर अपर किडनी जब ऊपर रहेंगी तो वहाँ क्या क्या पोर्शन रहते हैं वो देख के समझ में आएगा। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल, मतलब कि कुछ फोकल पूरा किडनी इन्वॉल्व ना हो, कुछ कुछ स्पॉट्स इन्वॉल्व हो।
फिर रीनल एब्सेस हो जाए, पेरिनील एब्सेस, रीनल के बाहर में एब्सेस हो जाए। दूसरा लोअर पार्ट यहाँ का मतलब नीचे की तरफ इन्फेक्शन नहीं जाता, लेकिन हमेशा ध्यान रखो ये इन्फेक्शन ऊपर आएगा, तो जितना ऊपर की तरफ आएगा वर्टिकल असेंडिंग होगा उतना ही ज्यादा सीवियरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो वहां पर लोअर में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सिस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, ठीक है, ये सारी चीजें। आगे क्लिनिकल पाइलोनेफ्राइटिस इसके अंदर क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग: एब्डोमिनल पेन, फीवर, मैलेज, नोजिया, वोमिटिंग एंड ऑक्यूजनल डायरिया भी हो सकता है। इसके अंदर पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस क्या हुआ, इन्फेक्शन ऊपर चला गया, उसने किडनीज को इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक। न्यूबॉर्न्स के अंदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मतलब जो सीधे इम्यूनरी सिस्टम से कोरिलेट नहीं करते। कौन कौन से हो सकते हैं, पुअर फीडिंग हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, वेट लॉस। तो हमेशा याद रखिए कि दैट न्यूबॉर्न इज नॉट गोइंग टू कंप्लेन एनीथिंग, ही विल जस्ट क्राई और स्टॉप फीडिंग। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो ये सारी किसके अंदर आ रही है, न्यूबॉर्न। दूसरा, पाइलोनेफ्राइटिस इज द मोस्ट कॉमन सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन इन्फेंट टेंडर है 24 आवर ऑफ द एज, 24 मंथ ऑफ, 1 साल के नीचे अगर बच्चों के अंदर हो रहा है तो पाइलोनेफ्राइटिस बहुत जल्दी हो सकती है। तो अभी आपने कल क्या पढ़ा था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो आप, पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि पूरा किडनीज इन्वॉल्व है। सिस्टाइटिस क्या होता है, ब्लेडर इन्वॉल्वमेंट होता है, डिसयूरिया, अग्रेसिव फ्रीक्वेंसी और सुप्रापेल्विक पेन, ठीक है। कहां पे हो रहा है आपका जो ब्लेडर रीजन, तो ब्लेडर रीजन है, ब्लेडर से ऊपर क्या चला गया, किडनी आ गई, ठीक है, और यहाँ पे यूट्रस चला गया। आप सिंपल सी बात है कि सिस्टाइटिस के अंदर क्या क्या हो गया, डिसयूरिया, अग्रेसिव, सुप्रापेल्विक पेन, ये कहां कहीं इस जगह सुप्रापेल्विक यानी प्यूबिक रीजन के ठीक ऊपर पेन हो रहा है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं क्या हो सकता है, जो है सिस्टाइटिस हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं एक्यूट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, यहाँ पे हेमोरेज भी इफेक्ट हो रहा है, तो वो किसी कारण से हो रहा है, ठीक हो रहा है, और हेमेटूरिया जो है कम से कम 4 दिन तक चल रही हो तब हम चाहिए। फिर इस्नोफिलिक सिस्टाइटिस, यहाँ पर थोड़ा इस्नोफिल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, रेयर फॉर्म होता है सिस्टाइटिस का, ज्यादा नहीं होता है, कारण नहीं पता है, क्योंकि इस्नोफिलिक है कहीं ना कहीं एलर्जीज इन्वॉल्व हो सकती है। फिर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस यानी कि इरिटेटिव वॉइडिंग सिम्पटम्स सच एज अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया, पेल्विक पेन रिलीव्ड बाय वॉइडिंग इन नेगेटिव रीडिंग, ठीक है। मतलब इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, क्या क्या चीज हो सकती है, अर्जेंसी होगी, अर्जेंसी का मतलब बार-बार पेशाब करने की इच्छा, इनकॉन्टिनेंस का मतलब होगा कि ठीक से हुआ नहीं, फिर से जाना, ठीक। फ्रीक्वेंसी, बार-बार जाने की इच्छा हो, बार-बार डिसयूरिया, जाना ठीक से ना हो, पेल्विक पेन, वहां पर दर्द होना, ठीक है, रिलीव बाय वॉइडिंग, और जब थोड़ा सा वॉइड होगा तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पर कल्चर नेगेटिव, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव यूरिन कल्चर विदाउट मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन इन द गर्ल्स, इंसिडेंस इज मोर देन 1% which leads to and school incidence, ठीक है। बहुत जो है बच्चों के अंदर एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया मतलब वहां पर बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है पर सिम्टम्स नहीं आ, उसको हमने शुरू में पढ़ा, और धीरे से अगर उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, बिकम सिम्प्टोमेटिक इफ, ओके। चलो पैथोजेंस क्या क्या है, तो क्या क्या होगा, 3 रूट्स ऑफ बैक्टीरियल एंट्री, कहां से बैक्टीरिया की एंट्री होगी, एसिडिक इन्फेक्शन, ब्लड बॉर्न स्प्रेड और डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो मैं मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं हम सोचते कि भाई आपने कहीं कुछ ऐसा इंटरकोर्स या कुछ इस तरह का किया हो जिसके कारण इन्फेक्शन हो गया हो, या अनहाइजीनिक रह रहे हो उसके कारण इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये दोनों कारण जरूरी नहीं है, ये कारण एसिडिक इन्फेक्शन मतलब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता आ रहा है इन्फेक्शन, उसके कारण हो सकता है। दूसरा ब्लड बॉर्न स्प्रेड, मतलब किसी को ब्लड से ही कोई और इन्फेक्शन हुआ हो, इकोलाई का वो हुआ हो, क्या डायरिया हुआ हो, वहां से हो गया, ये भी हो सकता है। डिसयूरिया जैसी चीजें, डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अदर और किसी ऑर्गन में हुआ हो और कहीं पे आकर के काम करने लगे, ये भी हो सकता है। इन द न्यूरोडेवलपमेंट रीनल पैरेंटाइल इन्फेक्शन इज ड्यू टू हेमेटोजेनस स्प्रेड, ठीक है। हेमेटोजेनस स्प्रेड का मतलब ब्लड एंड ब्लड जो कंपोनेंट्स हैं उनके थ्रू अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर हम समझते हैं तो ये जो है यूटीआई है, लेकिन फिर भी ज्यादातर यूटीआई जिसके कारण हो रही है एसेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब एसेंडिंग इन्फेक्शन क्या हो गया, यहां से शुरू हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। दिस इज एसेंडिंग इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है फीमेल जेंडर बिकॉज़ ऑफ द शॉर्ट लीवर। दूसरा अनसर्कमसाइज्ड मेल, अनसर्कमसाइज्ड मेल जो रहते हैं उनके प्रीप्यूस अगर ग्लैंड्स नहीं से तो प्रीप्यूस जो है वो यहां तक दिखता है, तो यहां पर जो इंद्र यहां पर होता है वहां पर बहुत सारा चांस होता है इन्फेक्शन को हार्बर करने का, ठीक है। इसीलिए सर्कमसाइज कराना से ये पर्टिकुलर पार्ट सामने ओपन हो जाता है और यहां पर इन्फेक्शन हार्बर नहीं करता, ठीक। अनसर्कमसाइज्ड मेल, ठीक, वो भी एक वो होता है वेसिको-यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। वेसिको-यूरेथ्रल रिफ्लेक्स का मतलब पीछे की तरफ हमारे यहां पर कहीं पे कोई स्टोर हो तो क्या होगा, वेसाइको मतलब ये और ये हो गया, ठीक है। यहां से ऊपर की तरफ सेंड करना रिफ्लेक्स, दैट्स फ्लो, ठीक है। दूसरा टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर ना होना, फिर वॉइडिंग डिस्फंक्शन, पेशाब गए लेकिन ठीक से किया नहीं। चौथा ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का मतलब किसी के चीज के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, स्टोन हो सकता है, ठीक है। वहां पर और क्या चीज हो सकती है, स्टोन के अलावा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं,
स्ट्रक्चर हो सकता है, फिर यूनिफॉर्म इंस्ट्रूमेंटेशन, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन किया उसके कारण हो सकता है, वाइपिंग फ्रॉम बैक टू फ्रंट ट्यूबुलेंस, ठीक है ना, तो बैक टू फ्रंट वाइपिंग के कारण भी हो सकता है, वहां पर कोई इरिटेंट केमिकल है उसके कारण भी जो है ये चीज हो सकती है, टाइट क्लोथिंग, ठीक। फिर पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन, पिनवॉर्म चुनना, क्योंकि चुनना क्या करता है, चुनना का जो वो होती है फीमेल, वो आके ठीक एनस रीजन के पास ही फटती है। एंटेरोबियस जो होता है वो क्या करता है, कहाँ फटता है, एनल रीजन के पास, तो वहाँ बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग होना ये सब कॉमन, ठीक है, समझेगी। पिनवॉर्म क्या होगा, एक वर्म है, वर्म है तो वर्म क्या करेगा, वो एस्केरिस के अतिरिक्त होता है, जैसा ये यहाँ पर जो है कैलिब्रेशन है, तो वो यहाँ आके बात एनल रीजन से फट गया, अब यहाँ पर ही जो है वो है यूरेथ्रा है, तो वो वहाँ पर तक असेंड कर जाएगा, असेंड कर जाएगा, तो इन्फेक्शन कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन, किसी को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसके कारण भी हो सकता है। बैक्टीरिया जो वहां पर अगर हार्बर हो रहा है किसी कारण से हो सकता है। एनाटॉमिक एब्नॉर्मैलिटी हो गई, लिबिया माइनोरा का वहां पर जो है एडिशन हो गया, तो भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर इन्फेक्शन हार्बर करने का चांस बढ़ जाता है। फिर न्यूरोपैथिक ब्लडर, कई बार क्या होता है कि ब्लडर की जो है वो पावर नहीं रह जाती, वो रोक पाए इन्फेक्शन को। उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी कोई हो रहा हो ऐसा जो अनप्रोटेक्टेड हो, अनहाइजीनिक हो, प्रेगनेंसी में भी इस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दो तीन प्रकार के इसी तरह से आपने देखा कि क्या क्या जो है यहाँ पर हो सकता है, तो कुछ फैक्टर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, कुछ पोटेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं, इनके कारण भी बार बार जो है इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे डायवर्टिक्यूलोसिस, यूरोलिथियासिस हो जाए, ठीक है, वेसाइकल रिफ्लेक्स की बात करते हैं, इम्बैलेंस जो है वाइडिंग हो रही हो, आप प्रॉपर्ली वाइडिंग कर ना रहे हो, या फिर आपको न्यूरोजेनिक नर्व का डिस्फंक्शन हो। फिर डायवर्टिकुलोसिस, डायवर्टिकुलोसिस क्या होता है कि पाउच बन जाते हैं उसके अंदर, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना उसके अंदर में पाउच जैसे बन जाते हैं, तो पाउच बनने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर भी जो है स्टैसिस हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें वहाँ पर जो है एक यूटीआई कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इकोलाई के साथ बोला रहता है कि वायलेंस दिखाने के लिए इकोलाई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका एक पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अटैचमेंट में आपको क्या बैक्टीरिया का आपको दिखा रहा है, इकोलाई इंटरसेल्युलर सेल्स इंटीग्रेट इन न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट फॉर्म्स इंट्रासेल्युलर बैक्टीरियल कम्युनिटीज, जैसे ही मतलब वहां से आया इकोलाई अंदर आ गया, फिर फिलामेंटस अटैक होकर डब्ल्यूबीसी शेड ड्यूरिंग कौन शेड होगा, डब्ल्यूबीसी जाएगा, फिर रिपॉपुलेट धीरे-धीरे वो अपना रिपॉपुलेशन शुरू करेगा। फिर सबसे पहले वो आया, उसकी खबर इसको लगी, डब्ल्यूबीसी को लगी, लड़ाई हुई, डब्लिस जो हुआ वो बाहर आया, डब्ल्यूबीसी वाले जो बाहर आने लग गए, जिंदा ही बाहर आने लग गए, कुछ मर गए, कौन, इकोलाई, वो इकोलाई अगर ज्यादा है तो रिपॉपुलेट करना शुरू करेंगे, इकोलाई भी दिखाई पड़ना शुरू कर जाएगा इसमें यूरिन के अंदर, ठीक। So when lining of the bladder reset, E. coli take up by the cell of the bladder and form crescent intracellular reservoir, QIR होता है। मतलब अब क्या हो गया है कि वहाँ पर ब्लैडर के जो वॉल है वो टूट गई, अब वहाँ वॉल टूटने की वजह से क्या होगा, E. coli बाहर आना शुरू कर देगा और भी ऑर्गन्स के अंदर वो फैलना शुरू हो जाएगा। कुछ तरीके हैं कि किन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, जैसे मान लो बच्चा 3 महीने से कम है, बोलेगा तो है नहीं, नॉन वर्बल रहेगा, तो कौन से सिम्टम्स कॉमन होंगे, फीवर, वोमिटिंग, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग, फेलियर टू टाइप, ठीक है, एक्टिविटीज फर्स्ट है। फिर लेस कॉमन सिम्टम्स जो नहीं मिलेगा वो हो सकता है जॉन्डिस मिल जाए, जो मैचुरिया मिल सकता है। इनफैक्ट 3 महीने से ऊपर तो थोड़ा प्री वर्बल है, थोड़ा बहुत बोलचाल कर लेगा, लेकिन अगर फीवर डॉमिनेट में लॉइन एरिया में टेंडरनेस होती है, वॉमिटिंग हो सकता है, लेथार्जी हो सकता है लेस कॉमन सिम्टम्स में, और मैचुरिया फेलियर कुछ आ सकता है। कुछ बड़े बच्चे जहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशंस है वहाँ फ्रीक्वेंसी, डिस्लेक्सिया, डिसफंक्शनल वाइडिंग, ये सब आपको देखने को मिल सकती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे मेन चीज है हिस्ट्री बेस्ड ऑन सिम्टम, यूरिन एनालिसिस, कल्चर, सबसे जरूरी बात है कल्चर है, ठीक। तो दो टेस्ट सबसे जरूरी लगेंगे, तो पहला यूरिन आरएन लिखे गया, यूरिन एंड माइक्रोस्कोप, दूसरा क्या लिखे गया, यूरिन सीएनएस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इसी कल्चर की बात कर रहा है। कल्चर की सेंसिटिविटी और ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्रोप्रिएट थेरेपी, एप्रोप्रिएट थेरेपी कहां से मिलेगी, कल्चर सेंसिटिविटी से मिलेगी। करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन द और हैविंग प्रॉपर सैंपल ऑफ द यूरिन, एक सही सैंपल ऑफ द यूरिन ही आपको सही जानकारी बताएगा, ठीक है। कैसे कैसे करना है, यूरिन कल्चर इज नेसेसरी फॉर डायग्नोसिस, सीधा बात है, तो पता लगेगा जब उसके अंदर कौन चोर है वो पकड़ा जाए, ठीक है। कल्चर बहुत जरूरी है, एक बार मैंने बताया कल्चर भी रिपोर्ट किस चीज की देता है, एरोबिक बैक्टीरिया की रिपोर्ट देता है, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया की कोई रिपोर्ट नहीं देता, वो बोलता है या तो भैया है नहीं स्टेराइल है, और या तो फिर जो है एनारोबिक, मतलब वहां पे बैक्टीरिया जो है उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। अगर उसमें रिपोर्ट नहीं आ रही तो आ रही है तो वो बताएगा एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है कैसे कैसे आपको करना है, मिड स्ट्रीम यूरिन कल्चर, तो शुरुआत का भी नहीं मेरा, एंड का भी यूरिन नहीं मेरा, मिड स्ट्रीम, ठीक, उसी जगह आपको सही मिलेगा। चिल्ड्रन 2 to 4 months कैटेगराइज किए जाते हैं और सुपरबिक सैंपल कभी दिया जाता है डायरेक्ट, उसमें इन्फिल्ट्रेट करके। अल्टरनेट मेथड है कि प्लास्टिक बैग के अंदर कलेक्शन कर लीजिए, और दूसरा है कि इफ द चाइल्ड इज सिम्प्टोमेटिक और यूटीआई
तो फिर जो है यूनिवर्सल एनालिसिस हो सकता है कि नेगेटिव भी आ जाए। तो सिम्टोमेटिक होने के साथ भी जो नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा नेगेटिव आने के चांसेस मैंने बताया या तो उसके अंदर है ही नहीं और नहीं तो फिर एनारोबिक प्रक्रिया हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं जिनके लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बताया। कोई भी टेस्ट सेंसिटिव कितना होता है, स्पेसिफिक कितना होता है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। सेंसिटिव मतलब तुम सही हो या टेस्ट वो सही बता रहा है, वो उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, और वो जितना निगेटिविटी बता रहा है यानी कि पॉजिटिव बताना सेंसिटिविटी है। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होगा कि वो टेस्ट बहुत ही सेंसिटिव है पॉजिटिव बताने में। ठीक है, अगर वो बताने में बहुत अच्छा है तो उसको अच्छा सेंसिटिव कहना है। अब स्पेसिफिसिटी क्या है कि अगर वो सही निगेटिव बता भी दे तो वो स्पेसिफिक भी कहना है। अब मान लो कोई टेस्ट है, वो उसने तो बता दिया कि भैया जो है उसको पॉजिटिव कैंसर का टेस्ट किया और उसने बता दिया पॉजिटिव है, और जबकि था वो निगेटिव, तो हम क्या करेंगे, वो कम स्पेसिफिक सीधी बात नहीं कर पाए। ठीक है, अगर वही टेस्ट उसने बहुत अच्छे से सेंसिटिव होते हुए बता दिया कि ये पर्टिकुलर चीज बहुत मतलब सही है और सेंसिटिव है, तो उस टेस्ट का पॉजिटिव बताना की सेंसिटिविटी कहलाएगा। 80% अगर कोई चीज सेंसिटिव है तो मतलब वो सही रिजल्ट देने के लिए काबिल है। अगर वो 80% स्पेसिफिक भी है मतलब वो सही नेगेटिविटी को भी निकालता है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी बहुत आते हैं ना। तो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जब आरए फैक्टर कराते हैं तो केवल 50% लोगों में वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, सिम्टम्स के साथ 50% लोगों में ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए फैक्टर पॉजिटिव रहता है। 50% लोगों में नेगेटिव आता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग द डिजीज। उसको डिजीज है पर फिर भी वो पॉजिटिव नहीं आता। इसका मतलब वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नेगेटिव ऐसा कुछ है। ठीक है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए पॉजिटिव है। हो सकता है आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़े, जैसे कि कौन सा टेस्ट कराओगे, एएसओ टाइप। ठीक है, अगर उससे भी दोनों नहीं आया, पेशेंट पैसा अच्छा दे सकता है तो चलिए B27 कराया जाता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो हम ज्यादातर केसेस में ये करते हैं कि दवाई देके देखते हैं, उपचार चिकित्सा करा लेते हैं। अब सीधा बात आया कि 2-3 प्रकार के टेस्ट जैसे कि ल्यूकोसाइड एस्पेरेज टेस्ट, नाइट्राइट टेस्ट, उसी का कॉमन को बताया कि 83% सेंसिटिव है और 78% स्पेसिफिक है। तो देखा जाए ये एक अच्छा टेस्ट है। ठीक है, कोई चीज 80% सही रिजल्ट भी बताता है और दूसरा ये भी बताता है कि 78% की ये चीज नहीं है, तो उसको हम अच्छा मानेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर नाइट्राइट टेस्ट को कंपेयर करोगे तो नहीं बताने में ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव बताने में सिर्फ 53%। तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी यहाँ से आपको बहुत ही मोटे फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको ये सारी चीजें। इसके अलावा दूसरा माइक्रोस्कोपी में WBC आप देख सकते हो, फिर माइक्रोस्कोपी में आप क्या देख सकते हो, बैक्टीरिया देख सकते हो। क्योंकि पहले तो कौन आएगा, पहले आएगा WBC। लड़ाई हुई तो कौन सबसे पहले नीचे आया, WBC। जब उसकी पॉपुलेशन कम हो गई, वो रीपॉपुलेट हुआ, तो फिर कौन आना शुरू हो जाएगा, जिसका ज्यादा साम्राज्य हो जाएगा। किसका साम्राज्य ज्यादा होगा, बैक्टीरिया। तो दोनों लोग उसके अंदर दिखाई पड़ेंगे माइक्रोस्कोपी के अंदर। इसी तरह से केवल वो अकेला नहीं आएगा, ल्यूकोसाइट और ये सारी चीजें भी आएंगी। ठीक है, अगर आप ये तीनों टेस्ट कराते हो तो 99% आपको पता लग जाएगा कि उसको यूटीआई है और 70% ये पता लग जाएगा कि यूटीआई नहीं है। तो ये टेस्ट आप तीनों ले जाके करवा सकते हो। फिर आता है कि कैसे कैसे कहां से आप यूरिन का सैंपल लो। सुगा यूरिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा माना जाता है, या यूरिन के ऊपर या तुरंत वहां पे एक इंजेक्शन लगाइए और ठीक है, टैबलेट करना पड़ेगा यूरिन ब्लेडर विद इंटेस्टाइन फंक्शन। ये जाना ठीक, यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन आपने कैथेटर डाला और वहां से निकाल दिया। मिड स्ट्रीम पेशेंट को सिखा दें कि भाई जैसे तुम्हारा शुरुआत को पेशाब करना, मिड स्ट्रीम में कुछ सैंपल कलेक्ट कर लो। तो इस तरह से सबसे बढ़िया क्या माना गया, सुप्रामेंटल। उसके बाद 95% के बीच में ये सब इस बार में चलो, तो उसी हिसाब से किसी भी प्रकार का पैथोजन है उसको ढूंढ निकाले। ठीक है, इमेज स्टडी, देखो इमेज भी, इमेजिंग मतलब कि रेडियोलॉजी यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाए कौन सा प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ एनाटॉमिकल इश्यूज हो। ठीक है, तो वो इमेजिंग से क्लियर हो जाएंगे। या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे किडनी भी डैमेज होने लग गई, टिश्यू डैमेज होने लग गया, तो वहाँ पर सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन का काम होगा। एक्टिव रीनल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ये पता लग सकता है। ठीक है, रीनल फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं, ये सभी पता लग सकता है। यूएसजी स्कैन की बात कर रहा है तो इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी साइज, नंबर, लोकेशन, प्रेजेंस ऑफ एंडोनेफ्रोसिस तो नहीं हो रहा है। एंडोनेफ्रोसिस समझते हैं, एंडोनेफ्रोसिस का मतलब हो गया, मान लो अगर आपका ये यूरिन ब्लेडर है, ये यूरेथ्रा जा रहा है, ठीक है, और ये आपकी किडनी होगी, और यहाँ पे कहीं पे भी अगर इसमें जो है कोई एक रुकावट होगी तो यहाँ पर क्या होगा, साइज बढ़ने लगेगी इसका यूरेथ्रा। ठीक है, और यहाँ पे इसका साइज बढ़ने लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो कहलाएंगी एंडोनेफ्रोसिस। यूरिन ब्लेडर एनोमलीज बता देगा। ये सारा चीजें जो है इमेज सोनोग्राफी के अंदर आपको अच्छे से मिल सकता है। तो अब दूसरा आता है एक और टेस्ट जिसको बोलते हैं वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, इसको VCUG बोलते हैं। ठीक है, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं, हम एक डाई जो है टाइप का खिलाते हैं और फिर उस डाई को जैसे वहां से हमने दिया पर्टिकुलर यूरिक आर्टरी में, है ना, ये आर्टरी के अंदर, और फिर जाकर के वो कहां चली जाती है, यूरिन की साइड में जाती है। तो फॉर टेस्ट के अंदर आप देखो वो कंट्रास्ट जो है वो
एक्सरे लेते समय दिखाई पड़ेगा कितने घंटे में लिया जाता है। कई सारे एक्सरे ऐसे लिए जाते हैं और वहाँ पर फिर जो है पेशेंट को बोलते हैं आप यूरिनेट कर लो, तो कहीं भी अगर रुकावट हो रही है कुछ हो रहा है तो ये आपको पता लग जाएगा। बैरियर मील कहाँ करेंगे इसके उल्टा, बैरियर मील टेस्ट किया जाता है जब इंटेस्टाइन की कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट मिला करके उसका टेस्ट कर रहे हैं कि एक्सरे प्रॉपर है। तो अब ये देखिए एक्सरे करा के देखा है, यहाँ पे ये सारा डाई जो है जो कि रेडियोग्राफी में जो है कंट्रास्ट यानी रेडियोलुसेंसी शो करेगा वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी ये क्या हुआ है कि यहाँ से इसमें पेशाब प्रदर्श जो है पेशाब की थैली के अंदर आपको ये पूरा डाई भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएगा तो आगे घंटे 20 मिनट 25 मिनट में अलग अलग एक्सरेज लिए जाते हैं। फिर ये एक तरीका होता है टेस्ट करने का कि रेडियो न्यूक्लियोटाइड सिस्टोग्राफी, ठीक है। आइसोटोप लिया जाता है और उस आइसोटोप को फिर ट्रैकिंग करते हैं कि कहाँ तक पहुंचा और किस जगह पे आके रुकावट हुई, ठीक है। ये नए नए टेस्ट है, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। फिर ये एक आइसोटोप के माध्यम से करते हैं, देखो वहां तक गया वो सारी टेस्टिंग करते हुए चले जा रहे हैं एक्सरे एक एक करके, डीएमएससी स्कैन होता है इसका, ठीक है। इसका नाम बढ़िया से याद करो, डाइमरएक्सोसुसरिक एसिड रीनल स्कैन। तो ये एक डाई होता है जिसको जाता है और फिर धीरे धीरे डीएमएससी स्कैन किया जाता है, आगे बढ़ता जाता है तो करते हैं। ये इस तरह से पिक्चर आप देख रहे हो, ये फोटो की किडनी है और नॉर्मल किडनी का इसके अंदर आपको अलग अलग होता है। फिर आईएपी गाइडलाइन जो है फर्स्ट इस क्या क्या चीजें आपको कराना है यूटीआई के अंदर। तो पहले अगर एक साल से कम है तो आप अल्ट्रासाउंड एमसीयू और डीएमसी स्कैन करा सकते हो। इसी तरह से 1 से 5 और 5 से ऊपर की उनको रिकमेंडेशंस दी हुई है क्या क्या हमको उसके अंदर कराना चाहिए। 1 साल के अंदर चलो बाकी सभी ने दिया हुआ है, और चूंकि आगे के टेस्ट महंगे होते हैं तो उसके हिसाब से हमको सोच समझ कर कराना चाहिए। इसी तरह से आपको रिकमेंडेशंस दिया हुआ है कि कब कब हमको यूएसजी आपको रिपीट इंफेक्शन का 6 वीक्स में कब कराना चाहिए, रिस्पॉन्ड कब करेगा, 48 घंटे के अंदर 6 महीने के अंदर तो कराना चाहिए क्या, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अब सीधे हम आते हैं ट्रीटमेंट। हमारी समझ से आपको ये समझ में अभी तक आ गया होगा कि अगर यूटीआई किसी को हो गया तो किस प्रकार से प्रेजेंटेशन होगी, और अगर उसको इन्वेस्टिगेशन कराना है तो क्या करना है। सबसे पहले यूरिन आरएन करा लिया, यूरिन सीएस करा लिया, वो नहीं हुआ तो आप सोनोग्राफी करवा लीजिए, इलेक्ट्रोग्राम करवा लीजिए, ठीक है। और वो नहीं हो सकता तो डीएमएससी स्कैन जो आप पेशेंट के जेब को देखते हुए उसकी सीवियरिटी को देखते आपको आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर हमेशा याद रखिए कि जितना ज्यादा खर्चा आप इन्वेस्टिगेशन में कराएंगे उतना क्या ट्रीटमेंट आप अच्छा दे सकते हैं, ठीक। फिर आता है क्या ट्रीटमेंट सिस्टाइटिस है, प्रॉब्लम इसके अंदर जो है धीरे धीरे वो पॉसिबल प्रोग्रेशन टू पाइलोनेफ्राइटिस के लिए आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। कुछ सिम्टम्स आर सीवियर और एक स्पेसिफिक ब्लड यूरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कल्चर, और फिर उसके बाद कल्चर के बाद वो ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है। कल्चर में जो भी आया होता है और जो भी इजीली अवेलेबल होता है उसका जो है हम कल्चर करा देते हैं। एक्यूट सिस्टाइटिस हो रहा है तो हम एक बहुत ही मशहूर ड्रग है जिसको सेप्ट्रान कहते हैं, सुना है? सेप्ट्रान नाम की एक ड्रग आती थी जिसका कंस्टिट्यूएंट होता है ट्राइमेथोप्रिड सल्फामेथोक्साजोल, वो जो है दिया जाता है। बहुत सस्ती दवा है, आज के समय में अभी तक जो है रेजिस्ट नहीं हुई है। फिर दूसरी तरह नाइट्रोप्यूरिटाइन सबका डोज बाय डोज दिया हुआ है, आप उसके अनुसार कर सकते हैं। कोर्स ऑफ थेरेपी 3 to 5 डेज, अगर कुछ नहीं मिला तो एमॉक्सी आप ले सकते हो। एमॉक्सिसिलिन बाय वेट डोज, भाई ध्यान रखना, आपको याद रखना होगा, उसके वेट के अकॉर्डिंग निकालना होगा। मार्केट प्रिपरेशन आपने निकाली 525 ml और मिल रही है 250 ml, तो आपको मार्केट प्रिपरेशन भी देखना पड़ेगा कौन सा मार्केट में आ रहा है, उस हिसाब से डोज को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पीडिया का काम ही है डोज के साथ, ठीक है। अगर आप सही डोज नहीं दोगे तो बच्चे का बुखार नहीं रुकेगा, 2.5 ml आधा चम्मच ऐसा नहीं, ठीक है। आगे एक्यूट फाइब्राइल लीकेज, अब वो पीडिया में बच्चों को देखना तो सबको आता है, तो डोज करनी है, ठीक है। डोज करने में सबसे पहले आपको बाइवेट डोज निकालना पड़ेगा, आयुर्वेद ड्रग का बाइवेट डोज निकालना पड़ेगा। मान एलोपैथिक ड्रग के अंदर आपको डोज निकालने के बाद ये देखना पड़ेगा कि भैया वो मार्केट प्रिपरेशन मिल रही है कि नहीं, और मिल रही है तो 2.5 ml देना है कि 3.5 ml देना है कि 4 ml देना है कि 5 ml देना है, ऐसा करना है। एक्यूट फेब्राइल लीकेज के अंदर आपको दोनों आईवी और दोनों दे सकते हैं, और क्या आपको सेप्ट्राइल को बनाना चाहिए, ये सारे एंटी ड्रग्स, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा आपको। सेफेलोस्पोरिन आप देख सकते हो, यूरोप्रोसिसिन, ये सारी चीजें आपको यूज करेंगी। एक्यूट फेब्राइल लीकेज के अंदर आपको एंटीबायोटिक थेरेपी लंबी चलानी पड़ती है 14 दिन तक की, सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेगा। फिर लिवर नेफ्रोनिया और जैसे लोअर नेफ्रोनिया और अगर रीनल एब्सेस हो रहा है, पेरिनेफ्रिक एब्सेस हो रहा है, ये एब्सेस तब हो जाएगा जब वहां पे इन्फेक्शन हार्बर करने लगेगा, यानी बढ़ने लगेगा, वहीं एक जगह तल हो जाएगा, तब नेफ्रोनिया क्या होगा, एक पर्टिकुलर लोब, एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन्स के ऊपर में अगर इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा तो उसको हम लोअर नेफ्रोनिया, लोअर का मतलब एक लोब जैसे निमोनिया होता है वही नेफ्रोनिया इसमें है, टर्मिनोलॉजी है। रीनल एब्सेस अगर एब्सेस हो रहा है, पेरिनेफ्रिक एब्सेस अगर जस्ट आउटसाइड किडनी के आसपास कहीं एब्सेस हो रहा है, तो एब्सेस से मोर देन 3 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होगा सर्जिकल ड्रेनेज। कैसे ड्रेन करेंगे करते हैं सर्जन ड्रेन करते हैं सोनोग्राफी गाइडेड सर्जिकल ड्रेनेज, ठीक है। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या है, 14 से 21 दिन तक आपको इसके अंदर ड्रेन करने के बाद देना पड़ सकता है। सपोर्टिव थेरेपी आपको देना पड़ेगा, बढ़िया हाइड्रेशन कराइए, एंटालाइजेशन कराइए, पीसीआर का यूज करिए, ठीक है। और एनसेड का मत यूज करिए, क्योंकि मैंने बताया कि सर एस्पिरिन यूज करने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो लीवर है वो लीवर का फेलियर हो सकता है अगर वायरल इंफेक्शन है, तो इसलिए पीसीआर हमेशा यूज करना चाहिए एस्पिरिन के मुकाबले। रिपीट यूरिन कल्चर आपको कराना चाहिए और उसके बाद 72 आवर के अंदर एडिक्वेट थेरेपी आपको उसकी दे देनी चाहिए।
प्रोफाइल एक्सिस की भी जरूरत पड़ सकती है, कई कई जगहों में प्रोफाइल एक्सिस, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जल्दी जल्दी इन्फेक्शन के चांसेस है, वहाँ भी प्रोफाइल एक्सिस का मतलब कि ठीक है एक पर्टिकुलर डोज के अंदर उसको एंटीबायोटिक देना चाहिए, ठीक है। फिर बार बार अगर जनरल मतलब रिकरेंट यूटीआई फूड इनटेक बढ़ाना है, वॉइडिंग रेगुलर वॉइडिंग करने का उसको बताने का, आप पेशाब रोको मत, कॉन्स्टिपेशन मत हो, ध्यान देना है। चिल्ड्रंस के अंदर जो है इस तरह की डबल वॉइडिंग करना, क्रिया में पेशाब होता है वो पूरा होते फिर से होता है, ठीक है। क्या वॉइडिंग बढ़िया सर्कमसिजन जहाँ पे होता है वहाँ सही है, और जहाँ नहीं होता है वहाँ पे आप देख लो आवश्यकता अनुसार। तो यूटीआई अगर देखो मैसेज यूटीआई टू बी सस्पेक्टेड फेलिंग मोर देन 39 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेंपरेचर, और ये लास्ट करता है 24 आवर इन मेल, 48 आवर इन द फीमेल, 39 डिग्री से ज्यादा 24 घंटे मेल में, 48 घंटे फीमेल में, तब आपको यूटीआई है। रेगुलर यूटीआई एंटीबायोटिक रेगुलेशन यूएसजी आपको बना के देखना चाहिए, ठीक है। उस टाइप की मिल सकती है कई बार, ठीक है। अलग अलग कोरिलेशंस की बात करें तो मूत्रपित्तक है, मूत्रवास की पुष्टि हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पित्त का प्रकोप हो रहा है, इसकी वजह से जलन होना हो गया है, और उपसर्गित भी चीज वहां आती है, पित्त का प्रकोप होता है। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? दाह हो सकता है, पीत मूत्रता हो सकता है, शूल हो सकता है। संप्राप्ति में देखा जाए तो पित्त प्रकोप हो सकता है, मूत्रवास की पुष्टि हो सकती है, दाह और मूत्रपित्तता हो सकती है। तो आपको सिंपल क्या करना है, उसके अंदर पित्त का शमन करना है, और ऐसी दवाई लेनी है जहाँ पे इसका बहुत जलन ना हो पेशाब करते समय, या अल्कलाइजर टाइप का आपको मेडिसिन देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक दे सकते हो अगर आप कहीं कहीं क्रिएटिव थेरेपी हमको करनी पड़ती है, और हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करो। आयुर्वेद के अंदर बुक्शूर, पुनर्नवा, चंद्रप्रभावती, ये सब आपको देना होगा, ठीक है। तो बिफोर थैंक यू देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैव टू बी डिस्कस। अगर जलन हो रही है, सीधा बात है, डिसयूरिया है, पेशाब करते समय बहुत जलन हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं उसको एल्कलाइजर देने पड़ते हैं। वन ऑफ द मार्केट प्रोफेशनल का सॉल्व है, ये सारी बहुत यूज की जाती है, जिससे कि वो यूरिन जो है एसिडिक से एल्कलाइज हो, क्योंकि साइड में चूंकि वहाँ पे जो वॉल है वो बहुत ज्यादा उसका उधर जाती है, जिसकी वजह से पेशाब करते समय जलन होती है। तो वो आपको सबसे पहले उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसको ठीक करना पड़ेगा, फीवर को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छी यूज होती है, नींदी आप प्रयोग कर सकते हो यूटीआई के अंदर, अच्छा टर्मिनल का चलता है। और अगर मेन उसकी बात करोगे एंटीबायोटिक्स के अंदर, तो बहुत ज्यादा अच्छा सिफ्लिक्सिन का रोल बहुत अच्छा है। इसके अलावा रोफ्लॉक्सासिन का रोल बहुत अच्छा है। एज पर द वेट आपको देखना होगा, एज पर द सेंसिटिविटी आपको देखना पड़ेगा। बोक्शोर का रोल बहुत अच्छा है, ठीक है। बोक्शोर आदि गुगलू हम देते हैं, गुगलू से दर्द भी कम होता है। फिर उसके बाद वरुण आदि बात देते हैं हम, जिससे कि उसका जो यूरिन है वो थोड़ा जो है एल्कलाइज हो जाए और उसको कुछ जलन ना हो। इसके अलावा हम श्वेत परपटी का इस्तेमाल करते हैं, स्फटिका भस्म का यूज करते हैं, क्योंकि एज एंटीसेप्टिक काम करता है। श्वेत परपटी क्या करता है, उसको बाहर निकालता है पेशाब को। ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट यूटीआई। बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से इसको बताया। और सबसे बड़ी बात ये है तो हमेशा इस बात में सबसे मेन बात होती है कि आप हाइजीन मेंटेन करें, ठीक है। तो ये यूटीआई की बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और